गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से कार्य करता है, इन सभी चीजों पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस सेशन में इस पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद की जो सारे सेशन है वही कहीं ना कहीं, चाहे मैं डायोड की बात करूँ, ट्रांजिस्टर की बात करूँ, अर्धचालक जो रेक्टिफायर्स होते हैं उनकी बात करूँ, तो ये सारे के सारा सिस्टम जो होता है वो कंडक्टर सेमीकंडक्टर के बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। तो उसको जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से समझ सके। जैसे कि हमारी समझ है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, वो धातुओं और धातुओं के बीच की एक कड़ी होती है, पर किस प्रकार से कार्य करता है उसको जानने के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं अर्धचालकों पर। अर्धचालकों पर अपनी समझ हमको अगर विकसित करनी है तो हमको ऊर्जा बैंड के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि हमको पता है कि किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सामान्य, अगर आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक सामान्य ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। तो उनके लिए मुख्यतः जो सामान्य ऊर्जा स्तर होता है उसको निम्न ऊर्जा स्तर या एक नया नाम दिया जाता है संयोजकता बैंड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, एक ऊर्जा स्तर बनाया हुआ है और ये दूसरा ऊर्जा स्तर बनाया हुआ है। तो जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है, नीचे जो ऊर्जा स्तर है ये निम्न ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। इसको हम नाम देते हैं संयोजकता बैंड में। और दूसरा जो ऊपर बनाया गया है वो उच्च ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर, इसको नाम दिया जाता है चालन बैंड। तो कहीं ना कहीं धातुओं अधातुओं या अर्धचालकों की जो सारी व्याख्या होती है वो ऊर्जा बैंड के आधार पर ही की जाती है। मुख्यतः जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने लगते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा का चालन संभव है, या ये बोला जा सकता है कि ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। बीच का जो अंतराल होता है वो कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो अंतराल आपको दिखाई दिया जा रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच का जो अंतराल होता है उसको नाम दिया जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। और जितनी भी व्याख्या है मैं बार बार बता दूं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन है, एक इंटरवल है, किसके बीच का, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित तौर पे हमारे निम्न ऊर्जा स्तर, जिसको नाम हमने दिया हुआ है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने लगते हैं तो विद्युत धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है। तो किस प्रकार से धातुओं अधातुओं और अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड के आधार से समझाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की। सबसे पहला जो बात करने जा रहे हैं हम धातुओं की, तो धातुओं के बारे में जब बताया जाता है तो निश्चित तौर पे हमको पता है कि धातुओं की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किसी भी अदर पदार्थों की तुलना में सबसे ज्यादा होती है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो संयोजकता बैंड है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। संयोजकता बैंड जो है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ, प्लस सबसे बड़ी खासियत होती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो होते हैं चालन बैंड में भी पाए जाते हैं। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड किस बेस पे एनालिसिस होता है। तो संयोजकता बैंड वास्तव में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल कंडीशन में एक नॉर्मल ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं, सामान्य ऊर्जा स्तर उनके पास जो मौजूद होता है। किंतु जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के फलस्वरूप वो एनर्जी को गेन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा पाकर कुछ उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ था चालन बैंड। तो वास्तव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक उच्च ऊर्जा अवस्था में नहीं रहेंगे, बल्कि क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात अप्रॉक्सिमेट माना जाता है 10⁻⁸ सेकेंड के पश्चात जो है इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके फिर अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस आ जाते हैं। किंतु इस अंतराल में वो एक उच्च ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं जिनको नाम दिया गया था
उच्च ऊर्जा स्तर या चालन बैंड। अब हम बात कर रहे थे धातुओं की, तो निश्चित तौर पे धातुओं में इतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि संयोजकता बैंड तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से ही पूर्वावस्था में नॉर्मल कंडीशन में ही क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। अगर सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पाए जा रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पे वो वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में बैठ रहे हैं। तो इस आधार पर बोला जा सकता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल भी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः आच्छादित होता है। ये हम बात करने जा रहे थे सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर अगर हम बात करें धातुओं की, तो निश्चित तौर पर संयोजकता बैंड के साथ साथ चालन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब उनका आना जाना चलता रहता है। अब इस में हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं, जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमारा जो पहला सिस्टम था कि इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाना चाहिए, तो सामान्य ताप पर भी हम देख रहे हैं कि आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें विद्युत धारा का चालन होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो धातुएं होती हैं, सभी धातुएं वो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा धातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो धातु होते हुए भी उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। तो ये रहा धातुओं के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अधातुओं के बारे में। तो अधातुओं के बारे में इस डायग्राम को फिर से एक बार हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर को हम एक बार फिर से बनाएंगे। ये हमारा निम्न ऊर्जा स्तर और ये उच्च ऊर्जा स्तर। अब हम बात करने जा रहे हैं अधातु की। तो अधातु के बारे में हम आपको बता दें, जैसा कि विदित है कि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। बिल्कुल सही है, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है, और बहुत ज्यादा कम होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो संयोजकता बैंड होता है वो भी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से नहीं भर पाता। पिछले केस में अगर हम बात करें, धातुओं की बात करें, तो हमारा संयोजकता बैंड पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ था, किंतु इस बार अधातुओं के केस में हमारा संयोजकता बैंड जो निम्न ऊर्जा स्तर है वो भी पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ नहीं होता। तो जिसके कारण अगर हम बोले कि वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, लगभग माना जाता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है किसकी, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई जो होती है बढ़ जाती है, लगभग ये माना जाता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसका ताप बढ़ाते भी जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है कि वो संयोजकता बैंड से वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में जा सके। एक तरह से ये बोला जा सकता है कि ये जो एक नदी है, सपोज कि वर्जित ऊर्जा अंतराल एक नदी है और उसकी चौड़ाई जो बढ़ गई, तो इससे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो तय करके इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते, और पार नहीं कर पाते मतलब वो चालन बैंड में नहीं जा पाते। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो निश्चित तौर पे इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा के चालन की सबसे पहली शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना पड़ेगा, तभी उसमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो सकती है। किंतु अधातुओं में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, जिससे संयोजकता बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से नहीं भरा होता है, और वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई होती है, नॉर्मल चौड़ाई होती है, वो बढ़ जाती है, लगभग माना जाता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अब हम बाह्य ताप प्रदान करते भी हैं, ताप में वृद्धि करते भी हैं, तो भी इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते। तो इस प्रकार ये बोला जा सकता है कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, सामान्यतः या ताप बढ़ाए जाने पर उनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कोई ऐसी अधातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने लगे, तो निश्चित तौर पे वो अधातु भी विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। किंतु नॉर्मल अधातुओं की बात की जाती है तो अधातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी के कारण
उनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो नहीं पाता। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, तीसरी बात करेंगे अर्धचालकों का, जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है हमारा कि अर्धचालक। हम शुरुआत से ही इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अर्धचालक होते क्या हैं। तो अर्धचालकों को समझने से हम फिर से ऊर्जा बैंड के आधार पर पहले अर्धचालकों को डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा निम्न ऊर्जा स्तर और ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर। इसको नाम दिया जाता है संयोजकता बैंड और इसको नाम दिया जाता है चालन बैंड। ये कहलाता है हमारा संयोजकता बैंड और ये कहलाता है हमारा चालन बैंड। अब अगर हम बात करें अर्धचालकों की, हमारा जो टॉपिक है वो है अर्धचालक। अर्धचालक तो निश्चित तौर पे जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातुओं से कम किंतु अधातुओं से अधिक होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हो रही है, बार बार हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो जो धातुएं होती हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाई अमाउंट ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, किंतु अधातुओं में बहुत ही कम होती है। बट अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातुओं से कम किंतु अधातुओं से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अधातुओं से ज्यादा होने के कारण सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि संयोजकता बैंड हमारा पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। मतलब सामान्य ताप पर जो बात होती है वर्जित ऊर्जा अंतराल से पूर्व हमारा संयोजकता बैंड जो होता है पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से आच्छादित होता है। हाँ, इसके अलावा भी क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा तो नहीं किंतु कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल में भी एक निश्चित ऊर्जा स्तर तक पाए जाते हैं। संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल में भी एक निश्चित ऊर्जा स्तर तक पाए जाते हैं और उस ऊर्जा स्तर को नाम दिया जाता है फर्मी ऊर्जा स्तर। इसको नाम दिया जाता है फर्मी ऊर्जा स्तर। ये फर्मी ऊर्जा स्तर एक मिडिल लेवल का ऊर्जा स्तर होता है जो उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। तो कहने का मतलब ये चीज होता है कि संयोजकता बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन फर्मी ऊर्जा स्तर में भी पाए जाते हैं। और बेनिफिट क्या हो जाएगा कि जिसके कारण हमारे वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है। अगर अधातु की बात करूं तो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो चौड़ाई होती है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो सामान्य ताप पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्मी ऊर्जा स्तर तक ही पाए जाते हैं, चालन बैंड में नहीं पाए जाते। इसका सीधा मीनिंग है कि विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में नहीं जा पाते और विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। किंतु जैसे जैसे हम अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं, अर्धचालकों के ताप में वृद्धि होने के कारण, जब ताप में वृद्धि होती है तो उनकी ऊर्जा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो उसको पार कर जाते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर ये इलेक्ट्रॉन का जो आवागमन है वो प्रारंभ हो जाता है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताप बढ़ाए जाने पर, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तभी ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। तो निश्चित तौर पर ताप बढ़ाए जाएंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने लगते हैं और अर्धचालकों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो सामान्य ताप पर अर्धचालकों से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, या ये बोला जा सकता है कि सामान्य ताप पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु उच्च ताप पर या ताप बढ़ाए जाने पर ये अर्धचालक एक सुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, मतलब उसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये रहा अर्धचालकों की जो व्याख्या है ऊर्जा बैंड के आधार पर। अब हम अर्धचालकों को कैटेगराइज करेंगे उनके डोमेन या उनके आधार पर, उनके वर्किंग के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद हम अर्धचालकों के प्रकारों पर। तो अर्धचालक जैसा कि हम बता चुके हैं कि वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता, वे पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालकों को मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा गया है।
जैसा कि बताया जा चुका है कि अर्धचालक मतलब जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातुओं से कम किंतु अधातुओं से अधिक होती है। तो अर्धचालकों की ऊर्जा बैंड के आधार पर प्रवृत्ति भी हम देख चुके हैं कि सामान्य ताप पर इनसे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, किंतु जैसे ही इनका ताप बढ़ाया जाता है इनमें क्या होते हैं, इनके धारा में वृद्धि होने लगती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संयोजिका बैंड से चालक बैंड में जाने लगते हैं। तो अर्धचालकों को हम मुख्यतः कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। सबसे पहला होता है निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध, इसको निज अर्धचालक भी नाम दिया जाता है, मतलब एकदम प्योर जो नॉर्मल हमारे अर्धचालक होते हैं उनकी बात की जा रही है। प्योर जो अर्धचालक होते हैं उनको शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक कहा जाता है। जबकि दूसरा होता है जो अशुद्ध अर्धचालक, या इसको कहा जाता है बाह्य। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक मतलब ऐसे अर्धचालक जिनमें हम क्या करते हैं, कोई डोपिंग यूज करते हैं, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इसलिए इसको बाह्य अर्धचालक में मतलब बाह्य धातुओं की अशुद्धियां इसमें मिलाई जाती है और मिलाने के बाद ये इस अर्धचालकों का निर्माण किया जाता है। इसमें मुख्यतः हमारे दो प्रमुख अर्धचालक होते हैं, पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। दो प्रकार के हमारे अर्धचालक होते हैं। अशुद्ध अर्धचालकों की अगर बात की जाए तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। तो सारे अर्धचालकों पर हम सिस्टमेटिक बात करते हैं, एक बार पहले से अच्छे से समझ लेते हैं। अर्धचालक होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक, मतलब ऐसे अर्धचालक जिनमें बाह्य किसी भी प्रकार की अशुद्धि मिलाई नहीं जाती, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। और दूसरा अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें हम त्रिसंयोजित और पंचसंयोजित धातुओं की क्या करते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं और जो कार्यविधि होती है उसके आधार पर होती है। ऐसे अर्धचालकों को क्या कहा जाता है? बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। बाह्य या अशुद्ध अर्धचालकों को फिर से हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक क्या है, एन टाइप अर्धचालक क्या है, इसको भी अच्छे से हम समझेंगे, सारी चीजों को डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुद्ध अर्धचालक का। तो शुद्ध अर्धचालक जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि ऐसे अर्धचालक होते हैं जो सामान्य ताप पर एक नॉर्मल अर्धचालक होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि मिलाई नहीं जाती, जो उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग होते हैं चालकों की। तो शुद्ध अर्धचालक मतलब वे अर्धचालक होते हैं जिनमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि मिलाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें धारा प्रवाह स्वयं के आंतरिक गुणों के कारण होता है, उनके खुद के बिहेवियर के कारण होता है। तो ऐसे अर्धचालक जो होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक के श्रेणी में होते हैं। जैसे कि हम बात करें जर्मेनियम, सिलिकॉन जो होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। अब निश्चित तौर पे अर्धचालकों के बाह्य कक्षा में जो कि हम बात करने जा रहे थे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है धातुओं से कम किंतु अधातुओं से क्या होती है, अधिक होती है। तो जर्मेनियम की हम बात कर लेते हैं। जैसे जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका जो बिहेवियर होता है कि ये 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर सह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो इधर भी हम शो कर रहे हैं जर्मेनियम पहला, दूसरा, ये दूसरा जर्मेनियम, ये तीसरा जर्मेनियम और ये चौथा जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में, 4 अलग अलग, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 अलग अलग जर्मेनियम परमाणुओं से संयोग कर सह संयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार हम बाकी की भी बात करें तो ये अलग किसी अन्य जर्मेनियम परमाणु से, ये भी अलग, ये अलग, इस प्रकार से ये जो होते हैं वो अलग अलग जर्मेनियम परमाणुओं से संयोग कर सह संयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जो परमाणु है वो कहीं ना कहीं संबद्ध है। तो अगर असंबद्ध है तो यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब सामान्य ताप पर इसमें किसी भी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, जो जिसके कारण क्या होता है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं सामान्य ताप पर तो निश्चित तौर पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धारा वाहक मौजूद नहीं है और विद्युत धारा का चालन नहीं होता।
होता। तो शुरुआत में ऊर्जा बैंड के आधार पर भी हमने बताया था कि सामान्य ताप पर इस प्रकार के अर्धचालकों में किसी भी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, किंतु अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो हमको पता है कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल सहसंयोजक बंध और प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। तो वास्तव में जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप को इंक्रीज करते हैं, तो निश्चित तौर पर ताप बढ़ने के कारण कुछ दुर्बल सहसंयोजक बंध जो हैं वो टूटने लगते हैं। ऊर्जा ऊष्मा जो होती है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है और ऊर्जा के कारण जो दुर्बल सहसंयोजक बंध हैं वो टूटने लगते हैं। और अगर दुर्बल सहसंयोजक, सपोज एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक दुर्बल सहसंयोजक बंध था, ये टूट गया और टूट गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक का कार्य करना शुरू कर देते हैं। धारावाहक मीन्स अब अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तो शुद्ध अर्धचालकों में की बात की जा रही है तो सामान्य ताप पर ऐसे अर्धचालकों में किसी भी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। किंतु जैसे ही हम क्या करते हैं कि ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाए जाने के कारण जो इसके दुर्बल सहसंयोजक बंध है वो टूटने लगते हैं और टूट के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं और उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये रहा शुद्ध अर्धचालक। अब हम बात करें अगर हमको सामान्य ताप पर विद्युत धारा चाहिए रहेगा अर्धचालकों से, तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि अर्धचालकों में हम क्या करते हैं, कुछ धातुओं की अशुद्धियां मिला देते हैं और उस अशुद्धि के कारण उसमें क्या होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम बात करने जा रहे हैं अब अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक का। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक मतलब ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें हम त्रिसंयोजी अथवा पंचसंयोजी धातुओं की अशुद्धि मिलाई जाती है। और पहले भी हमने इसके प्रकारों में बात किया हुआ था कि दो प्रकार के अर्धचालक जो बाह्य अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन टाइप अर्धचालक की। एन टाइप, तो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, तो निश्चित तौर पर जब हम किसी भी अर्धचालक में पंच संयोजी धातु, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पंच संयोजी धातु, जैसे एग्जांपल के तौर पे एंटीमनी है। एंटीमनी की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। एंटीमनी एक धातु है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। एंटीमनी की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब हम इन पंच संयोजी धातुओं को किसी अर्धचालक में मिलाते हैं, विशेष प्रक्रिया होती है इसके मिलाने की, तो जब एंटीमनी जैसी धातुओं को हम क्या करते हैं, अर्धचालकों में मिलाते हैं, जैसे जर्मेनियम में हम इसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो जर्मेनियम का जो बिहेवियर होता है कि जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जर्मेनियम अपने बिहेवियर के अनुसार 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, किसके, एंटीमनी के। तो एंटीमनी के जो जर्मेनियम का पहला परमाणु, ये जर्मेनियम का दूसरा परमाणु, और ये जर्मेनियम का तीसरा परमाणु, और ये जर्मेनियम का चौथा परमाणु हमने किसके अशुद्धि मिलाई हुई थी, पंच संयोजी धातु की अशुद्धि मिलाई हुई थी। तो पंच संयोजी धातु की अशुद्धि मिलाई हुई थी तो हमने देखी कि पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 तो एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं और इसका जो प्रवृत्ति रहता है कि वो 4 अलग अलग परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाएगा कि इसके भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे अन्य परमाणुओं से क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो सामान्य ताप पर बात हो रही है, सामान्य ताप पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एंटीमनी के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग जर्मेनियम परमाणुओं से संयोग कर सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। किंतु इसमें देखने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। इसको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब सामान्य ताप पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सामान्य ताप की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य ताप पर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये धारावाहक का कार्य करने लगता है। इस तरह से ये बोला जा सकता है कि इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो होल होते
होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर हमको मौजूद होते हैं और इस सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऐसे अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। हमने शुरुआत में ही बात किया हुआ था कि जो शुद्ध अर्धचालक होते थे उसमें सामान्य ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता था, किंतु जैसे ही हमने अशुद्धि मिलाई, किसकी, पंचसंयोजी धातु की अशुद्धि मिलाई, तो पंचसंयोजी की धातुओं की जब हमने अशुद्धि मिलाई हुई है तो उस अशुद्धि के कारण सामान्य ताप पर भी हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं जो धारावाहक का कार्य करने लगते हैं। और जब हम ऐसे अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सामान्य ताप पर भी विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। ये अर्धचालक जिसमें हमने पंचसंयोजी धातु का शुद्धि मिलाई हुई है वो एन टाइप अर्धचालक होता है। तो इसका डायग्राम हम इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बेस पे ही हमने एन टाइप जो अर्धचालक का निर्माण किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एन टाइप अर्धचालक मतलब वे अर्धचालक जिसमें हम पंचसंयोजी धातुओं जैसे एंटीमनी आदि की अशुद्धि जो है वो अर्धचालकों के साथ मिला देते हैं और जिसके कारण ऐसा होता है कि सामान्य ताप पर भी उस अर्धचालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, वो कहलाता है एन टाइप अर्धचालक। कार्यविधि हम अच्छे से देख चुके हैं कि जैसे ही एंटीमनी की जो धातु है जिसमें बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया कि उसको जर्मेनियम अर्धचालकों के साथ मिला दिया। तो एंटीमनी के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग जर्मेनियम परमाणुओं से संयोग कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर लेते हैं, किंतु एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रहता है, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रहता है और उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के कारण सामान्य ताप पर भी इस प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। पी टाइप के भी की कार्यविधि भी हम एक बार देख लेते हैं कि पी टाइप के अर्धचालक किसे कहा जाता है। तो पी टाइप अर्धचालक जैसे कि पहले बताया गया है, एन टाइप मतलब पंचसंयोजी धातु की अशुद्धि मिलाते हैं। तो पी टाइप जो होगा उसमें हम त्रिसंयोजी धातु लाइक एल्यूमिनियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम जर्मेनियम अर्धचालकों में त्रिसंयोजी धातुओं की अशुद्धि मिला देते हैं तो वो जो अर्धचालक हमारे सामने बनकर निकल कर आता है डोपिंग के बाद, उस अर्धचालक को हम नाम देते हैं पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप का अर्धचालक की डेफिनेशन को एक बार आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि पी टाइप अर्धचालक किसे कहा जाता है। एक बार मैं परिभाषा रिपीट कर दे रहा हूँ। वे अर्धचालक जिनमें सामान्य ताप पर हम त्रिसंयोजी धातुओं की क्या करते हैं, अशुद्धियां मिला देते हैं और त्रिसंयोजी धातुओं की अशुद्धि मिलाए जाने के कारण सामान्य ताप पर भी इसमें क्या होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे अर्धचालक होते हैं वो पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक के बिहेवियर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा हुआ था कि जब त्रिसंयोजी धातु जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो जब हम त्रिसंयोजी धातुओं की जो अशुद्धि है वो अर्धचालकों में हम मिला देते हैं। अर्धचालक जैसे जर्मेनियम हम शुरू से एग्जांपल लेके चलते हुए आ रहे हैं, तो जर्मेनियम की बात कर लेते हैं। तो जर्मेनियम में अगर हम मिला देते हैं तो निश्चित तौर पे जर्मेनियम अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। मतलब जर्मेनियम की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो क्या होगा, निश्चित तौर पे एल्यूमिनियम के 3 ही इलेक्ट्रॉन है किंतु 4 जो उसके बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग 4 अलग अलग जर्मेनियम परमाणुओं से संयोग करेगा, निश्चित तौर पे वो संयोग करेगा। और यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार बाकी जो जर्मेनियम परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेते हैं, सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम देखें इसके बिहेवियर में तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस इलेक्ट्रॉन कमी को ही फिजिक्स में एक नए नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं होल। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम एक नए नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है होल कहा जाता है। मतलब ओवरऑल कहा जा सकता है कि अब
सामान्य ताप पर अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और उस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सामान्य ताप पर भी ऐसे प्रकार के अर्धचालकों में क्या होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और किसके कारण होने लगती है, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात जिसको हम नाम दिया हुआ है होल के कारण जो होता है पी टाइप के अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। होल का जो बिहेवियर है उसके आधार पे पी टाइप के अर्धचालकों को व्याख्या किया जा रहा है। तो हम पूरे सेशन में एन टाइप के अर्धचालकों की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करेंगे और पी टाइप के अर्धचालकों में हम होल्स की अधिकता को शो करते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस होता है वो नेगेटिव चार्जेस होता है, मतलब एन मतलब नेगेटिव टाइप चार्जेस बोला जा सकता है। और पी इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब उसमें कौन सा चार्जेस होगा, पॉजिटिव चार्जेस होगा। इस आधार पर इसको पॉजिटिव टाइप अर्धचालक भी कहा जा सकता है। तो बिहेवियर के आधार पे हमने नाम दिया हुआ है पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप। एन टाइप मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और पी टाइप जिसमें क्या होगी, होल्स की अधिकता होगी। और जो कार्यविधि होगी वो होल्स और इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही एनालिसिस होती है। तो निश्चित तौर पर विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि जो अर्धचालक होती है इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। कुछ मात्रा में हम यहाँ बीच बीच में इलेक्ट्रॉन को भी शो करेंगे, पर इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होती है होल्स से कम होती है। और अगर एन टाइप के अर्धचालकों की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर शो किया जा रहा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। हम डायरेक्ट साइन से शो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और होल्स की जो होती है कमी होती है। तो एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप अर्धचालक जिसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं। तो इस प्रकार जो अर्धचालक होते हैं उनकी प्रवृत्ति, उनके बिहेवियर को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, उसके वर्किंग को प्रदर्शित किया जाता है। तो